अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे आप खैर व आफियत के साथ होंगे। आपको सुबह खैर कहेंगे, कैसे हैं आप। खूबसूरत कहते हैं ना, सुबह का आगाज हो गया और मजे मजे की गपशप होगी। अच्छा, आज मेरे साथ क्या हुआ, और ये अक्सर होता है हमारे साथ बाय चांस। बहुत मैं गई पहले और मैंने जब ब्रश निकाला तो टूथपेस्ट नहीं। ऐसा होता है ना कभी कभी, और जब रूटीन वाइज वही चीज पड़ी होती है तो आप समझते हैं कि यार डेली चीज वही पड़ी होती है। अच्छा, तो मैं ढूंढती रही, मुझे कहीं टूथपेस्ट नजर नहीं आई, तो मुझे याद आया अक्सर औकात ऐसा होता है, हम लोग जाते हैं और हम नहाने शुरू करते हैं और पता चलता है जो है पानी खत्म हो गया है तो अम्मा अक्सर आवाजें आ रही होती है, अम्मा पानी चला दे, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, या फिर नहाने गए तो पता चला कि शैम्पू जब हमें सर पे डाला तो शैम्पू खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे जो है ये रूटीन वाइज मैं कहती हूँ मिस हैप हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं और इसका अंदाजा नहीं होता हमें, और हमारा जो है फिर वही बात होती है कि हम हर काम में फिर हमें देरी हो रही होती। तो आज ऐसे हुआ, मैंने पराठा डाला और तवे पर, और जैसे ही डाला तो गैस खत्म हो गई। अच्छा, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, मैं कहूँगी यार ये पक क्यों नहीं रहा। ये पराठा डाला और गर्म तवा था जो मैंने डाला और आग जल रही थी, तो यार इसको क्या हो गया, पराठा पक नहीं रहा। और जब मैंने नीचे देखा चूल्हे के नीचे तो आग ही नहीं। अच्छा, मैंने शायद सोचा कि मैंने जलाई नहीं होगी, दोबारा माचिस की तीली लगाई तो यार गैस नहीं। तो मैं हैरान हो गई। अच्छी भली गैस थी, और गैस की लोड शेडिंग उस वक्त जब हम लोग जा रहे होते हैं ऑफिस, और उस वक्त तो परेशान हो गई। लेकिन अब हम लोगों ने ना इसका हल ढूंढ लिया है। मुतबादिल जो है घर में जो है चूल्हे ले लिए गए हैं, छोटे सिलेंडर ले लिए गए हैं, तो थोड़ा मुतबादिल तो मैंने फौरन जलाया और पराठा जो है वो मेरा सूख गया था। तो इसी तरह होता है रूटीन वाइज, आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और पता चलता है कि ऐसा हो गया। अच्छा, बास टाइम ना ऐसा होता है कि मतलब टेंशन में आ जाता है। मुझे भी टेंशन हुई, नो डाउट। मैंने आना था और मेरा एक टाइम है कि इतने टाइम में घर से निकलना है, तो फिर मैंने क्या किया यार, ब्रेड गर्म की और जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और फिर आपके सामने। बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करती रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछते हैं, उनसे बहुत सारी बातें सीखते भी हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं आजकल। और हमारे साथ आर्मी में कहूँगी अवार्ड याफ्ता, शोहरत याफ्ता जो है नक्काश मौजूद हैं, और ये इनके काम को सिर्फ मैं कहती हूँ सिर्फ मुल्तान की हद तक नहीं जाना चाहता। आर्मी तो बता ही चुकी हूँ यार, अपने मुल्क के साथ साथ बाहर भी इनका काम बहुत ज्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया और मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ अब्दुल रहमान नक्काश हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज तो थोड़े स्मार्ट हो गए हैं आप। मैं आपको पिछले कई अरसे से ऐसे देख रहा हूँ, मैंने भी कोशिश की तो सब खैरियत है जी। अल्लाह ताला इस वबा से हर एक को महफूज रखे। तो कोई काम पे असर हुआ? हाँ, यकीनन काफी वबा की वजह से हाँ काम जो है अफेक्टेड हुआ। बिल्कुल यकीनन। और आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी क्राफ्ट है अक्सर घरों में बैठ के करते हैं। बिल्कुल, इससे ये एक मिला है कि हम फारिग तो नहीं बैठे लेकिन काम करते रहे। आगे जो है सेल की रनिंग जरा स्लो है, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, वो भी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। तो कोई नया काम हो रहा है अब जी? देखें ना जी, आजकल अल्लाह ने अपने घरों में बुलाया हुआ है। आजकल मसाजिद बहुत सारी, जैसे शेख अमीन साहब की शाहरुखनाला में मसाजिद फाइनल की है, जबरदस्त। उसके बाद एक मसाजिद मुकम्मल की है उधर डेरा गाजी खां के अंदर कैथल शरीफ में, और जदोई में भी काम चल रहा है। तो मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, इस पर बात भी करते हैं क्योंकि जब मुल्तान के मशहूर चीज़ों की बात होती है, कहीं भी होती है, तो सोन हलवा आ जाता है, मुल्तानी खुस्सा और ब्लू पोल्ट्री जो है, और नक्काशी का जो काम है ये बहुत ही शोहरत रखता है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और आलमी तौर पर इसको जाना और माना जाता है। इसके हवाले से मजीद भी जानते हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग खातून जो है, हमेशा सदाबहार मैं कहती हूँ उनको, तो हमेशा यंग और यंग से यंग होती जा रही है। और जेलसी भी बहुत हो रही है मुझे, मैं सच्ची बताऊं, उनको जब भी मैं देखती हूँ। और हमारे साथ है जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब जनूबी जो है पंजाब खवातीन विंग की PTI की, उनको हम वेलकम कहेंगे, कुर्बान
फातिमा हैं हमारे साथ, वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आशा आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और मतलब फिर बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब खवातीन विंग पीटीआई की, थोड़ा सा जो है जल्दी में गटपट हो जाती है, तो माजरत भी करेंगे। और आप सुनाएं? कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? तो ये क्या है वजह, क्या रीजन है हमेशा यंग रहने की? क्या कुछ बताएं यार, ये कोई टिप्स है, क्या है कोई फार्मूला? आज मैं आशा आपको बता के ही जाऊंगी। असल में यंग इंसान ना, बेसिक जाहिर है उम्र हमारी आगे जानी है, पीछे नहीं आनी। हाँ। और लेकिन आपने पकड़ लिया आप एक ही जगह पे जो है जमूद आ गया, मुझे ऐसा लगता है। मैं समझती हूँ कि अगर आपकी नेक नीति है ना, नेक दिली है, दिल में मुनाफिकत नहीं है, तो वो नेक नीति आपके चेहरे पे नजर आएगी। बिल्कुल। तो ये अल्लाह का करम है कि मैं नेक नीयत हूँ, मुनाफिकत नहीं है मुझ में। क्योंकि लोग कहते हैं जी सियासतदान मुनाफिक होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे में नहीं है। आपको भी पता है कि 20 साल मुझे गुजर गए इस फील्ड में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी भी किसी के साथ। बचपन से सियासत करती आई, आपको नहीं पता? 2001 से मैंने सियासत का आगाज किया था। जब 20 साल कहा तो मैं इसका अंदाजा लगा रही हूँ, ये तो छोटी होती जा रही है, तो मैं यही कहूँगी आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, हमेशा की तरह सदाबहार, जो सदाबहार फूल होता है उसी की तरह ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आजकल क्या बहुत मसरूफ है, क्या चल रहा है सियासी तौर पर, बड़ी हलचल है, क्या है आप लोगों की तरफ से कुछ बताएं? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपका सोशल मीडिया पे देखा, बहुत मसरूफ नजर आएंगे, आप कुछ बताएं हमें कि क्या मसरूफियत चल रही है? जी बिल्कुल, हमारा असल में खवातीन की तंजीम साजी का मरला चल रहा था, तो अल्लाह के करम से हमने उसको बना लिया है। हमारी खवातीन की साउथ पंजाब में तंजीम मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि मैं साउथ की बात के साथ साथ कहूंगी कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम मुकम्मल हो चुकी है खवातीन की। खवातीन वो हैं कि जहां एक मर्द होता है तो 4 औरतें होती हैं घर में। ठीक, तो हमारा ये था कि हमने अपनी तंजीम मुकम्मल की, और जो हमने डिस्ट्रिक्ट और सिटी की खवातीन बनाई, आगे वो अपने काम की तरफ माहिल हैं और अपना काम कर रही हैं, और वो यूनियन काउंसिल और तहसीलों पे खवातीन की तंजीम साजी को आगाज हो चुका है, और वो उसको इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मुकम्मल कर रही है। अपने अपने इलाकों के जो मसाइल हैं उन खवातीन के ही थ्रू हल किए जाएंगे, बेहतर जानती हैं। हमने एक सिटी और डिस्ट्रिक्ट जो खवातीन है, तहसीलों के अलावा यूनियन काउंसिल जो है हमारी, उसमें हमने 12-12 लोगों की खवातीन की मतलब कमेटी बनाई है, मेंबर जो हमारी बनेंगी, और वो अहदेदारान बनेंगी। ठीक है, ठीक है, गुड, जबरदस्त। तो ये कितना जरूरी था? अगर हम जुनूब पंजाब की खवातीन के हवाले से बात करते हैं, यहाँ एक माहौल है, पसंद नहीं किया जाता खवातीन घर से बाहर निकलें या अमली तौर पर सियासत में कदम रखें। आपने भी बहुत सारी जो है हार्डशिप बर्दाश्त की होंगी यकीनन, तो कुछ इस हवाले से बताइए कैसे खवातीन को? के अलावा मेरे ख्याल से आपने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा यहाँ बैठ के। हर फील्ड में हर औरत को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, हमेशा खास तौर पर जुनूबी पंजाब को इग्नोर किया गया और औरत को जूती की नोक पे लिखा गया। लेकिन मैं नहीं समझती, अगर औरत में शऊर है और अगर औरत बाहिम्मत है तो वो अपना हक लेना जानती है। आज आप देखें कि औरतें मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और उनसे ज्यादा एक्टिव हैं और पढ़ी लिखी हैं और काम कर रही हैं। औरतों में खास तौर पर हमारे यही कहा जाता था, लेकिन कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जहां अभी भी औरतों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, और हमारी कोशिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि हर जो हमारे जो बैकवर्ड इलाके हैं हम उनमें जाएं और उन खवातीन को मोटिवेट करें और उनको उनके हकूक दिलवाएं। जरूरी नहीं कि वो हमारी जमात में आए, उनको उनके हक मिलना चाहिए। बेटी को बेटी का हक मिलना चाहिए, बीवी को बीवी का, और माँ अगर बूढ़ी हो गई है तो उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। ये भी ज्यादती है। सारी उम्र जिस माँ ने बच्चे को पाला और उसको आप ओल्ड एज होम में डाल दें तो वो भी ज्यादती है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम बन चुकी है। दूसरी हमारी आपको पता है कि टाइगर फोर्स भी हमने बनाई हुई है, वो भी अपना काम जारी की हुई है, और वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मर्दों से ज्यादा तादाद तो वैसे खैर औरतों की है, और बाहर भी आपको इंशाल्लाह ताला हर ओहदे पे अच्छे मकाम पे आपको औरत नजर आए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल करते हैं। अब्दुर्रहमान से जानते हैं कि क्या क्या नया काम चल रहा है। कुछ काम मैंने इनका देखा भी है, कुछ पिक्चर जो है मुझे दिखाई हैं जब मैं आई हमना ने। तो ब्लू पोल्ट्री तो मशहूर है, या ब्लू जो टायर्स है,
تو یہ تھوڑا براؤن ورک اور ڈفرینٹ کلرز کا اب جو ہے شامل کیا گیا ہے، تو کچھ اس حوالے سے بتایا کہ اب کتنی جدت آئی ہے فن پاروں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں جی، جو خاص ہمارا بلو پاٹری ہے وہ نیلا، فیروزی اور وائٹ، ٹھیک ہے، جو ہماری پہچان ہے اس علاقے کی صدیوں سے. بالکل. اچھا، یہ بھی صدیوں سے ہی پہچان ہے، بلکہ عرب آنے سے پہلے جو مہاراجوں کے یا محلات تھے اس کے اندر جو کام ہوتا تھا اس وقت باہر ٹائل نہیں لگتی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت ملتان میں ٹائل ورک نہیں آیا تھا، یہ تو عرب لائے نا. تو اندر جو کام ہوتا تھا وہ یہی براؤن، اورنج کلر اور گولڈن کلر، اس کلر کے جو محلات ہیں نا انڈور. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں دھوپ وغیرہ نہیں پڑتی تو وہاں گیلے پلسٹر کے اوپر جو فریسکو ہوتا تھا وہ رنگین ہی ہوتا تھا. اس میں یہاں کا خاص رنگ سندور ہو گیا، شنگرف ہو گیا، گرین ہو گیا. تو یہ اوریجنل کلر ہوتے ہیں جو بھرے جاتے ہیں یا آرٹیفیشل استعمال کیے جاتے ہیں؟ اب تو جو ہے نا کہ ریفائنڈ شدہ ہمیں بازار اب اتنی محنت نہیں کی جاتی کہا جا سکتا ہے. یعنی آج سے 40-50 سال پہلے یا جب میں نے سیکھنا شروع کیا تھا تو ہم رنگ خود ہاتھ سے بناتے تھے. اب جو ہے ہمیں ٹیوب کی شکل میں مختلف جو ہے مختلف پاؤڈر کی شکل میں رنگ تیار مل جاتا ہے اور بہت اعلیٰ مل جاتا ہے. جو کام ہم ہاتھ سے کرتے تھے وہ اب مشین کر کے ہمیں دے رہی ہے. اور کلر میں کوالٹی میں بھی پہلے سے بہتری آئی ہے کہ اب پہلے ہم کرتے تھے ہمارے بزرگ گیلے پلستر کے اوپر، یعنی گیلا پلستر ہے تو اس پہ رنگ پتھر پیس کے لگانا وہ کافی ٹائم ٹیکنگ تھا. اب کیونکہ اب ہم لگاتے ہیں آئل پینٹ کے اوپر، آئل پینٹ ہی لگا رہے ہیں پچھلے 101 سال سے نا. اچھا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جب ہمارے بزرگوں کی بات کی جاتی ہے، پرکھوں کی بات کی جاتی ہے، آپ کے بزرگ والد صاحب نے ہی سٹارٹ کیا، بلکہ آپ کے تو نسل در نسل یہ کام چلتا آ رہا ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت جو کاسٹ ہے وہ کتنی پڑ جاتی تھی اور کتنا ارن ہو جاتا تھا؟ کیا مطمئن تھے؟ بات یہ ہے کہ پہلے والے لوگ کہتے تھوڑا بھی مل جائے تو وہ کہتے ہم مطمئن تھے. تو کیونکہ مشکل کام بھی تھا، ہر چیز کو خود بنانا ہے، اب اتنی محنت نہیں ہے، تو پہلے زیادہ بہتر تھا یا اب زیادہ بہتر ہے؟ وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک آرٹ اور دستکار کا وقت وہ ہمیشہ ہر حالات میں اپنے آپ کو مینج کرتا ہے اور خوش رہتا ہے. اسے یہ غرض نہیں ہوتا اگر میں کوئی چیز شروع کروں میں سوچوں گی یہ میں اتنے کی بیچوں گا تو اس میں نکھار ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سوچ سے ہی بنایا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اگر میں اپنے دادا کی ڈائری اٹھا کے دیکھتا ہوں 1920 کی، تو اس میں وہ جو کیمل سکن کا لیمپ تھا وہ ₹1.25 کا سیل ہو رہا ہے. ٹھیک. آج وہ لیمپ 10,000 کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس وقت ₹1 کی جو ویلیو تھی وہ بہت اچھی تھی. ہاں زیادہ. آج 10,000 کی وہ ویلیو نہیں ہے مہنگائی کے حساب سے نا. یعنی یوں سمجھیں کہ کاسٹ کم ہوئی ہے، محنت پر ہی ہے الٹا. بالکل. اور اس وجہ سے دستکار کام چھوڑ رہے ہیں. صحیح. یعنی اس وقت ایک آنے کی جو ہے، کیونکہ ₹1 کو آنے اور چونیوں میں تقسیم کیا جاتا تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی تھی. بالکل. اور کچھ روپے، کچھ ₹5 اور ₹10 سے پورا گھر ایک اچھے طریقے سے چلایا جاتا تھا، جو کہ آج ہزاروں میں بھی نہیں چلایا جا سکتا. یہ دیکھ لیں. تو اس لیے اب ہماری ثقافت یعنی ویلیو آف منی جو ہے اس پہ وہ فرق پڑ گیا نا. اچھا، اس سے ہم دستکار کو یہ فرق پڑا ہے کہ لوگ کام چھوڑ جاتے ہیں اسی وجہ سے. اور اب تو محنت نہیں ہوتی. اگر آج کی دیکھتے ہیں سینیریو میں تو اتنی محنت نہیں ہے، رنگ خود تیار نہیں کرنے آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں بازار سے، آپ نے لیا. اب ہاتھ سے بھی اتنا وقت نہیں ہے، مشینری ہے، وہ جو کلر ہے یا وہ جو ڈیزائن ہے وہ فکس ہو گئے، ٹھپا صورت ہو گیا آپ کو. نہیں، ابھی بھی ہاتھ سے ہوتا ہے کام. یہی تو اب جب میں پاکستان سے باہر جب ہم کمپٹیشن میں جاتے ہیں جو چیز تیار ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہاں بیٹھ کے تیار کرنی ہوتی ہے. یعنی ہاتھ کے کام کی اہمیت الٹا بڑھ گئی ہے، لوگ کم ہو گیا نا. تو اس حساب سے محنت دیکھی جائے تو زیادہ ہو گئی. لیکن آگے جو خاص طور پہ ہمارے ملک میں ہم لوگ اپنے ملک کی چیز خریدتے ہیں دوسرے ملک کی زیادہ. بالکل. تو اس وجہ سے ہماری جو دستکار ہے وہ مالی طور پہ بڑا مشکل حال ہے. اچھا، یہ کیا یہ فوبیا ہے؟ اپنی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے. ڈیکوریشن کی چیزیں یہاں آپ کو نظر آئیں گی، بلو پوٹری کا یہ جو نظر آ رہی ہے، پلیٹ نظر آ رہی ہے، میرے اسٹوڈیو میں پڑی ہے، اور یہ جو ہے آپ کو بالکل کیمل سکن کا لیمپ بھی پڑا ہے. تو یہ چیزیں ہم گھروں میں پہلے بہت لوگ شوق رکھتے تھے، بلکہ ان کو اچھا لگتا تھا جب لوگ آئیں گھر میں اور تعریف کریں نا کہ یار اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے. تو اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ امپورٹڈ چیزیں تو رکھتے ہیں ہم گھروں میں. پہلے تو جہیز کے اندر کیمل سکن کا لیمپ ضروری ہوتا. بالکل. تو اب ایسا ہے کہ پاکستان میں تو لوگ تبدیلی بھی چاہتے ہیں نا.
تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جب تک ہم نئی چیز ڈیزائن نہیں کریں گے تو لوگ نہیں خریدیں گے. بالکل. اچھا یہ بات میں نے پکڑ لی ہے. قربان فاطمہ بھی ہنس رہی تھی. قربان فاطمہ تو جو ان کی بات ہوئی یہی تھی تو جس پہ جو ہے قربان فاطمہ ہنسی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں. تبدیلی پہنچی ہے قربان فاطمہ یہ تو بتائے. اور جو پی ٹی ایم کے جو ہے آپ کے سامنے جلسے ہیں حکومت کتنی افیکٹ ہوئی کچھ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تبدیلی تو آپ کے سامنے ہے. بالکل. وقت اور حالات ظاہر ہے آپ اور ہم ایک ملک کا حصہ ہیں تو خان صاحب تو بہت اچھا کر رہے ہیں. دوسرا پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے کہا جی کیا افیکٹ پڑا حکومت پہ تو میں سمجھتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑا حکومت پہ کیونکہ حکومت پہ فرق آپ دیکھیں کہ آپ ایک تو پہلے ان لوگوں پہ پڑے گا جو انہوں نے غریب عوام کو اکٹھا کیا اور کورونا جیسی بیماری میں اکٹھا کر کے اور انہیں کہا کہ جلسے میں آئیں. یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جلسہ کامیاب تھا. یہ جلسہ بالکل کامیاب نہیں تھا کیونکہ پی ڈی ایم 11 جماعتیں تھیں یہ اور ہم جب جلسہ کرتے تھے تو ایک جماعت ہوتی تھی. بالکل. تو یہ زیادہ سے زیادہ اس طرح دیکھیں کہ 6 سے 7 ہزار لوگ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اکٹھے نہیں کر سکے. ٹھیک. اور اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا حکومت کو. اب دیکھیں جو انہوں نے جلسے اب اگر ان میں اتنی وہ تھی تو یہ جا کے اپنا اسٹیڈیم میں وہ اس پہ کرتے ہیں نا قاسم قلعے پہ تو قلعے پہ انہوں نے نہیں کیا. تالے انہوں نے توڑ دیے اور وہاں یہ عوام کٹھی ظاہر ہے نہیں کر سکے. حکومت نے رکاوٹیں جس طرح وہ جا کے کرتے اور جس طرح ان کی گرفتاریاں ہوئی جس طرح ان کو ڈنڈے مارے گئے تو اس سچویشن میں وہ جا کے کیسے کرتے آپ بتائیں. اور وہاں لائٹ کا انتظام نہیں تھا ساؤنڈ سسٹم کا انتظام نہیں تھا اینڈ تک تو کس طرح جا کے کرتے یہ بتائیں. جی میں یہ ضرور بتاؤں گی آپ کو کہ عائشہ قلعے پہ جو نہ انہیں روکا نہیں گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے کی اجازت دی گئی. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جب جلسے کی آپ اجازت دیں تو ان کو مینج بھی ان کا فرض بنتا تھا. انہوں نے کیا لیکن انہوں نے تالے توڑے صرف جان بوجھ کے کہ ہم گرفتار ہوں گے ہماری پبلسٹی ہوگی لوگ اکٹھے ہوں گے عوام اکٹھی ہوگی دیکھے گی کہ ہم نے کس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. حکومت نے ظلم کیا تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسا کنٹینر کھڑا دیے گئے تھے. دیکھیں کنٹینر عائشہ ہمارے وقت پہ ہوتے تھے جب ہم مطلب یہ تو کوئی گرفتاریاں نہیں تھی یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے دی ہیں گرفتاریاں کہ ہماری پبلسٹی ہو گرفتار ہم ہوئے تھے گرفتاریاں ہماری ہوئی تھیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں لے کے کہاں جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں گرفتار ہوئی مجھے پل باگڑ سے اریسٹ کیا گیا اور آگے ہم نے دیکھا کہ کنٹینر ہی کنٹینر آ گئے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا. وہ گرفتاریاں تھیں وہاں سے ہمیں لے کر کبیر والا آئے کبیر والا سے ملتان کی پولیس آئی ملتان کی پولیس نے میری گاڑی ڈرائیو کی میری گاڑی کے آگے پولیس والا بیٹھا میں اکیلی عورت تھی نا میرے ساتھ ادھر بھی پولیس والی اور ادھر بھی کانسٹیبل 2 خواتین. اگر میں واش روم کے لیے جانے لگی تو واش روم کے باہر بھی پولیس کھڑی تھی. وہ گرفتاریاں تھیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ 3-4 دن سے میرے ہسبینڈ بھی گرفتار ہوئے میرے بھانجا بھی گرفتار ہوا ہماری 3-4 گاڑیاں جو ہم لوگ اکٹھا نکلے تھے تو وہ پتہ ہی نہیں تھا فون لے لیے گئے تھے سب کچھ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اب یقین کریں 2 دن تو کافی میں پریشان رہی کہ میرے ہسبینڈ اٹیک ہوا تھا شوگر کے مریض وہ تھے اور پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے پولیس لائن رکھا گیا جہاں سے جب بنی گالا میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم گرفتاریاں نہیں کر رہے. وہ دیکھیں کہ ملتان سے ہماری خاتون کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے چینل نے چلایا وہ گرفتاریاں تھیں. باقی یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ انہوں نے جمع کیے ہیں گھنٹہ گھر چوک پہ تو اس میں تو اتنے لوگ احمد ڈوگر کے ڈیرے پہ ہوتے ہیں جو ہمارے ایم این اے ہیں اتنے لوگ تو آپ چلے جائیں وہاں آپ کو پائے جائیں گے. یہ جلسہ نہیں ایک چھوٹا سی جلسی تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ خود ہی جان بوجھ کر تالے توڑے. جی بالکل دوسری بات میں کلیئر کروں کہ مخدوم صاحب نے کل اپنے بیان میں کہا کہ اس میں انتظامیہ کا قصور ہے. انتظامیہ نے غلط کیا کہ جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. انتظامیہ تو حکومت کے کہنے پہ ہی چلتی ہے. آپ کی نہیں حکومت کے کہنے پہ حکومت نے نہیں کہا یہ تو میں نہیں میرے لیڈر نے بھی کہا. ٹھیک ہے.
मखदूम शाह महमूद कुरैशी का आप कल का बयान सुने, उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत, जब हमने नहीं कहा किसी का, जब इजाजत दे दी गई तो आप जाए। बाकी देखें, तालों की बात की, अगर किसी के घर का ताला तोड़ेंगे जाके तो उसने पकड़ना तो है, ठीक, बगैर इजाजत आप घर का किसी का ताला तो नहीं तोड़ सकते। और जो किले का ताला इन्होंने तोड़ा वो तो गवर्नमेंट की मतलब है कि मातहत है, वो उसकी ठीक है जगह। लेकिन अच्छा, जो इजाजत नहीं मिली, जिस तरह उन्होंने किया, हमारी बात हुई बहुत सारे लोगों से जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, यकीनन उन्होंने कहा कि हमारा एक कामयाब जलसा था और हुकूमत को हमने अपनी यकीनन पावर शो कराने थे और हमने करा दी। चाहे हमने जहां भी जलसा किया, चाहे हमने स्टेडियम में नहीं जाने दिया, कंटेनर रखे, वहां पानी छोड़ दिया गया, जो भी सिचुएशन थी, गिरफ्तारियां किए गए हमारे लोगों की। असल में वो इन्होंने हमारे साथ जो किया था वही बातें ये खुद दोहरा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मीडिया भी वहां मौजूद था, मीडिया खुद जाके देख सकता है कि वहां क्या पानी छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये एक कामयाब जलसा नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि वहां हजारों की तादाद थी, हालांकि चौक घंटा घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हर तरफ से जो है लोग ही लोग थे। लोग तो हमने आयशा कश्मीर डे के हवाले में इकट्ठे कर लेते हैं, कश्मीर की रैलियों में हमने इतने इकट्ठे करके एहतजाज किया है मोदी के खिलाफ, तो ये जलसा नहीं। ठीक है, ये जलसी थी। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं, और आपसे जानते हैं जिस मसाजिद आपने अभी तैयार किया और उन पर वर्क किया, तो अब जो है कुछ नया काम किया जा रहा है या वो वही पुराना जो है कि स्टाइल चल रहा है? कुछ बताएं इस हवाले से, क्या है? मस्जिद के अंदर अगर आप रंग देखें ना, गोल्डन, मैरून और ग्रीन इस्तेमाल किया जो मस्जिद नबी के अंदर है, सुभान अल्लाह, उसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है। और ये पाकिस्तान की, यानी अब पहले हम मल्टी कलर ज़्यादा यूज़ करते थे, अब यानी कलरफुल 7 रंग का हो गया। हाँ जी, अब मैंने कोशिश की कि मस्जिद नबी के जो कलर स्कीम्स हैं, अच्छा माशाल्लाह, उसको मैं लाया हूँ, अप्लाई किया, तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए। वाह जी, यकीन अप्रिशिएट किया होगा, और एक यूनिक जो है कलर भी लाए और मखसूस कर दिया ना, ये मल्टी शेडेड निकल कर। इससे मजीद बात करते हैं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर दोबारा। और अब्दुर्रहमान नकाश से बात हो रही थी वक्फे से पहले, इनसे जानते हैं और ये जानते हैं कि इसको, इस सकाफत को माशाल्लाह कैसे प्रमोट कर रहे हैं बाहर की जब हम बात करते हैं तो। देखें ना जी, प्रमोट का मकसद ये है कि गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जो देती है। जैसे पिछले जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, बेनज़ीर साहबा या नवाज शरीफ साहब, अब इमरान खान साहब, तो जब भी कोई बाहर से प्रेसिडेंट आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है, अब जैसे महातिर मोहम्मद आए हैं, सुलेमान आए थे सऊदी अरब के, उसके बाद कतर के आए, तो आप देखें कि ऊँट की खाल का गुलदान और उसके ऊपर उनकी तस्वीर, अच्छा गुड, जबरदस्त, हाँ, और उनको पेश की गई। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि मुल्क की क्राफ्ट को प्रमोट करना। ठीक है, यानी हुकूमत लेवल पे, यानी कोई भी हुकूमत हो तो हमें इस तरह की प्रमोशन मिलती है, और ये मुल्क को मिल रही होती है। यानी अब किसी प्रेसिडेंट, अभी जैसे यहाँ का वर्क जब बाहर जाएगा, जहाँ भी पड़ा होगा नजर आएगा, तो नाम क्या होगा मुल्क का? पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर मुल्तान। हाँ जी, अब जैसे ट्रम्प को जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गए व्हाइट हाउस, तो उन्होंने बकायदा वही गुलदान पेश किया और वहाँ बहुत पसंद किया गया। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये बात ये है कि ठीक है, इस सकाफत को प्रमोट किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर ही किया जा रहा है, क्योंकि आप बंदा क्या इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे जब हम ब्लू पोर्ट्री की बात करते हैं, नक्काशी की बात करते हैं, या जैसे कि आपने ऊँट की खाल पे बहुत सारी चीज़ें बनाई भी हैं, और लैंप इसमें ज़्यादा है, काबिल जिक्र है, ज़रूर टाइप भी बनाए जाते हैं। तो ये बताएं कि आम बंदा क्या इसको अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि पहले घरों में बहुत देखा जाता था और अब नहीं है, तो किस चीज़ की कमी है? यहाँ इन्वेस्टमेंट की कमी है, लोग लेते नहीं हैं ये चीज़ें, या इनकी अहमियत नहीं, क्या है यहाँ? क्योंकि बाहर इन चीज़ों की अहमियत है, लोग समझते हैं, यहाँ क्या वजह है? नहीं, यहाँ पे भी है अहमियत। हाँ। अब अगर आप देखें तो हमारा मग 200 रुपए का भी है, हैंड पेंटिंग, जिसमें आप चाय पी सकते हैं। बिल्कुल। अब तो बल्कि बड़ा अच्छा रिवाज चल पड़ा है कि लोग सालगिरह पे क्राफ्ट ही गिफ्ट कर रहे हैं, जो 1000 रुपए के अंदर आ जाती है, और केक, चॉकलेट से बहुत अच्छी चीज़ है। और बल्कि पिछले चंद सालों से डिप्लोमेट
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जितने एम्बेसडर्स हैं इनको कहा, ब्रीफ किया जाता है कि पाकिस्तानी क्राफ्ट को एम्बेसीज में रखें, जो आपके एम्बेसी में वहाँ से कोई डेलीगेशन है उसको क्राफ्ट गिफ्ट करें। यानी ये तरीका है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म की क्राफ्ट तैयार करें कि हर इंसान खरीद सके, यानी महंगी भी हो सस्ती भी हो। अब प्राइम मिनिस्टर भी खरीद रहे हैं, आम आदमी भी खरीद रहा है, यानी प्रमोशन है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि ये हाथ की बनी हुई है, इस पे इतना वर्क हुआ है, तो लोग पैसे भरने को तैयार हैं। यानी इसकी अहमियत को उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज की यूथ में ये बात डालने की ज़रूरत है। बात यह है कि अपनी सकाफत से आप जुड़े रहें, ठीक है, जैसे आप अपने इलाके से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़बान से जुड़े हुए हैं, अपने खानों से जुड़े हुए हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें और हैं, तो इसी तरह जो है ये भी सकाफत का एक हिस्सा है। जब आप फन पारों की बात करते हैं तो जो पीटीएम के जलसे नजर आए और मरियम नवाज ने जो है ब्लू रंग का ड्रेस पहना, तो अक्सर लोग कहते हैं ये चीज़ बड़ी हुई, और आसफा जरदारी ने जो ड्रेस पहना तो वो उन्होंने इस हिसाब से मुल्तानी अजरक पहनी हुई थी, जी मुल्तानी अजरक पहनी हुई थी, तो लोगों ने बड़ा सोशल मीडिया पर आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा कौमी लिबास में नजर आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। उस दिन मैं एक मीटिंग में था, तो मैंने कहा जी मैं दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज में गया हूँ लेक्चर देने के लिए, तो हमेशा कौमी लिबास में होता बिल्कुल। तो आपको अपनी सकाफत प्रमोट करने का आप सफीर हैं। आप जब भी जाएं, और हमारे लीडर हमारे ही रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल, और ये जब आए खवातीन दो यहाँ मुल्तान में, और स्पेशल जो है आसफा जरदारी भुट्टो को जब देखा लोगों ने, तो उन्होंने जो है मुल्तानी अजरक से बने हुआ ड्रेस पहना हुआ था, तो बहुत ये चीज लोगों को पसंद आई। हाँ जी, मैंने मुहतरमा के मज़ार पे नक्काशी का काम किया, तो उस वक्त भुट्टो साहब का मज़ार बन रहा था। मेरी मीटिंग जब बेनज़ीर साहब से हुई, उन्होंने सारी ड्राइंग खुद की हुई थी पूरे मज़ार की, पेंसिल के साथ, के यहाँ नक्काशी करनी है, यहाँ कैलीग्राफी, यानी एक खातून जो है बहुत नफीस है और वो नफासत पसंद करती हैं। हमारी जो ज्यादा नफीस या अच्छा काम करने वाली वो खवातीन ही हैं। ठीक है, नक्काश। ठीक है, अच्छा, बहुत कम नजर आई खवातीन नक्काश। अगर हम मंजर आम पर बात करते हैं तो इसकी क्या वजह है? असल में हमारे यहाँ कुछ रुझान ऐसा है, नहीं तो मेरी सारी बहनें नक्काश, आपने बताया था, मेरी दादी, मेरी वालदा, तो वो बिहाइंड घर के अंदर रह के काम करती हैं। लेकिन अब हम दिखते हैं वो यही नजर आता है, मेल लेकर आया मार्केट में या कहीं भी नजर आया वर्क, तो बहुत कम है जब हमें ये चीज जो है फीमेल करती हुआ, जैसे आप बता रहे कि कर रही हैं। हाँ जी, अब आप देखें मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर आप जाके देखें, बच्चियां इतना अच्छा काम कर रही हैं, और उनको आप कोई ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट की तरफ लाएं, बहुत आला चीज पेंट करती हैं, बहुत आला डिजाइन करती हैं, वो खवातीन और बच्चियां। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कुर्बान फातिमा साहब, आपकी तरफ चलते हैं, आपसे जानते हैं कि अपोजिशन का जो जलसा हुआ और आगे भी लाहौर में होने जा रहा है, और मजीद जलसे ये कर चुके हैं, जलसी कहते हैं छोटे जलसियाँ, तो ये बताएं क्या ये लोगों को सोचने पर मजबूर करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं हम आवाम के लिए खड़े हैं, हुकूमत ने 2-1.5 साल में कुछ भी नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी में इजाफा किया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, हुकूमत ने महंगाई क्या बढ़ानी है, आप पीछे कुछ छोड़ के ही नहीं गए, जो मतलब है कि पीछे खजाने ही खाली थे। आप लोग कहते हैं जी हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी, तो हुकूमत ने कोई महंगाई नहीं बढ़ाई, हालात वैसे ही हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब बहुत बेहतर हो गए हैं। और दूसरा, जलसे से आपने कहा कि जलसा जो है लाहौर में होने जा रहा है, तो वो भी इसी तरह ही आपको गिने चुने लोग नजर आएंगे। और मैं समझती हूँ कि अभी अगर इन्होंने जलसे करने भी हैं, हुकूमत ने इजाजत भी दे दी, लेकिन आप अवाम का ख्याल करें, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा ख्याल कर लें। जब कोरोना अल्लाह खैर करे हमसे ये जो आफत है खत्म हो जाए, तो फिर आप जलसे जरूर कीजिएगा, ये शौक पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि सबसे बड़ा कोरोना जो है इमरान खान साहब हैं, तो उनको खत्म करना जरूरी है। मरियम के कहने से कोरोना तो कोई नहीं बन जाता। मरियम नवाज ने जो कहा कि सबसे बड़ा 90 कोरोना खान साहब हैं जी, तो उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि कोरोना आप लोग फैला के गए हैं। अब आप मुल्तान में देखें कि आप लोगों ने इतने लोगों को इकट्ठा किया, अगर ऐसी बात थी तो बिलावल क्यों नहीं आया? बिलावल भुट्टो को आना चाहिए था। तो कोरोना पॉजिटिव हो गए ना, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ कई लोगों में कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा, उनकी जानों का उन्हें एहसास ही नहीं। खासतौर आवाम के, अगर आप आवाम के लिए बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए
अपोजिशन जलसे कर रही है तो अवाम का ख्याल पहले तो ये करें ना, आप इस तरह नहीं करें। आपको देखें कि गरीब अवाम मरेगी ना, वो तो लैंडलॉर्ड बाप के बच्चे हैं, वो अपने कोरोना में बैठे हैं, उसने अपनी जगह। दूसरा उसे ये भी था कि अब जलसा कामयाब करने के लिए जी हमारा जलसा कामयाब हो, वो ना हो सका कि आसफा भुट्टो को भेजा गया कि एंट्री आसफा भुट्टो डाले, फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसफा मोहतरमा हमारी जो बेनजीर भुट्टो उनकी बेटी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और मरियम नवाज की भी। लेकिन मकसद ये है कि आप कहते हैं कि हम जलसा करेंगे, अब मुल्तान हुआ, लाहौर हुआ, फिर किसी और शहर में होगा। कम से कम आपसे मेरी ये है कि कोरोना खत्म हो जाए, फिर ये शौक पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी आप कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है, और वो कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो आप कहते हैं वक्त नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। अब हम मजीद जो है अवाम जो परेशानी में मुब्तला है, वबा मजीद फैलाएंगे, गरीब लोगों का नुकसान होगा। बीमारी से तो शायद नहीं मरेंगे, कहते हैं गुर्बत से मर जाएंगे, जो हाल है, सिचुएशन है उससे मर जाएंगे। जो गुर्बत की बात करते हैं ना, तो पहले तो अभी आप जलसा करके लोगों को कोरोना की बीमारी लगवा गए हैं। अब हमें नहीं पता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे कि किस किस में ये बीमारी हो चुकी होगी। ये नजर तो नहीं आती ना, बेसिक जब आती है तो फिर ये इतनी गंदी बीमारी। आप देखें हमारे मुल्तान में कितनी जानी नुकसान हुए हैं, और ऐसे लोग गए हैं कि जिनका पता ही नहीं। ये तो और वो अफोर्ड कर सकते थे, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास अली हैदर गिलानी साहब आए थे, तो वो कहते हैं कोविड-19 से खतरनाक जो हमारे पास इमरान खान साहब हैं, और वो बीमारियां जो कि नजर आते हैं, कोविड तो नजर भी नहीं आता। तो ये ज्यादा नजर क्यों नहीं आता? आपने मुझे हुआ, मुझे खुद कोरोना हुआ। आप में ऐसी चीजें पाई जाती हैं, आपको महसूस होती हैं कि मुझे ये चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी वैक्सीनेशन भी तैयार हो रही है, और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, मेरी ये है कि अगर आप अपोजिशन कहते हैं जब ये लोग इकट्ठे होते हैं, आप लोग इकट्ठे होते हैं, आप जलसे जुलूस करते हैं, तो उस वक्त तो आपको कोविड नहीं होता, और जब हम लोग निकलते हैं तो आप लोगों को मसले हो जाते हैं, फिर कोविड फैलाने की कहा जाता है, कोविड फैलेगा, तो उस वक्त नहीं फैलता जब आप लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोग अब इस तरह तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं ना, हम लोग SOP की खिलाफत उसकी नहीं कर रहे। हम तो मास्क लगाकर, ये मतलब है कि उसके जरिए जो चंद लोग अगर बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में, देखें फासले पे बैठे होते हैं। खान साहब जब बैठे होते हैं, अकेली चेयर होती है, बाकी सब फासले पे होते हैं। तो इस तरह इकट्ठे होने से कोरोना नहीं होता। दूसरी बात यह कि आपने तो मजमा इकट्ठा जो कर लिया लोगों को, घंटा घर चौक कितना हमारा तो इतना बड़ा नहीं है, आपने चारों तरफ इकट्ठा करके लोगों को, उससे तो आपको एक दूसरे से, अब हमारे तो इंसानी रिश्ते इतने दूर हो गए कि हम हाथ ही नहीं मिला सकते, और वहां जलसे में लोग एक दूसरे से जाहिर है मिले हैं, गले लगे हैं, सब कुछ उन्होंने अपना हर तरह से हल्ला गुला किया है। ठीक, बिल्कुल। अब रहमान साहब आपके तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं, कहीं सियासी गुफ्तगू हो रही है और कहीं जो है एंटरटेनमेंट वाली जो बात है उस पर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बताएं कि डेकोर करना किसी भी चीज को, तो ये कुछ चीजें तो फिक्स हो गई ना कि टाइलें जो है बना रहे हैं, मसाजिद के हवाले से काम कर रहे हैं, छतें बना रहे हैं, कुछ नया और यूनिक भी है जो लोग डेकोर करना चाह रहे हैं। घरों में भी इस तरह से वर्क हो रहा है, कुछ नजर आता है। बिल्डिंग्स के हवाले से बताएं, काम हो रहा है, क्या हो रहा है उस हवाले से बताइए। बिल्डिंग में अब लोग इस तरफ वापस आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कोई 5-6 घर छोटे छोटे डिजाइन किए हैं, यानी उन कमरों के अंदर छतों पे कहीं छोटा सा पैनल नकाशी का, यानी पूरा भरा हुआ नहीं, मुख्तसर और ये किया है काम, यानी लोग इस तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे पास स्किल खत्म हो रही है, हमारे पास दस्तकार नहीं है, हमारे पास यानी तो इस हवाले से कैसे वर्क किया जा सकता है, किस तरह वर्क किया जा सकता है, और दस्तकार भी हों आपके पास, और जो है इतने ठीक है काम तो हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना वरासी काम लेकर चलना, तो और बेहतरीन काम लेकर चलना, ये किस तरह मुमकिन है, इस पर बात करते हैं। हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। अब्दुल रहमान साहब से बात हो रही थी वक्त से पहले और इनसे जान रहे थे कि इस आर्ट को प्रमोट कैसे किया जा सकता है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, और किस तरह, क्योंकि माहिरीन जो है वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि बनाने वाले अब वो नहीं रहे, तो क्या किया जा सकता है, इसको दोबारा कैसे प्रमोट किया जा सकता है? देखिए जी, बहुत जरूरी है। अभी जो अल्लाह ताला सलामत रखे जो उस्ताज़ा हैं, जो जिस हालत में कहीं भी बैठे हुए हैं ना,
تو ان کے اس ورکشاپ کو اسکول کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے ذمے اسٹوڈنٹ لگا دیں 10 12 20. اچھا زیادہ وہ ہوں جو ان کی فیملی سے ہوں. ٹھیک ہے. ان کو آپ اسٹیپن دیں. ان بچوں کو آپ کہیں گے جی آپ ان بچوں کو ٹریننگ دیں. آپ دیکھیں گے اگلے 8-10 سال میں انقلاب آ جائے گا. بالکل. کہ 20 فیملی سے 40 سے 80 80 سے 160 تو لوگ کام کی طرف واپس آئیں. اور جو فن میں مہارت رکھتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. کوئی بھی فن ہو اور اگر اس کو آپ سیکھ جاتے ہیں تو یہ ہاتھ کہتے ہیں نا سیکھا ہوا کام ہے. اور آپ جس بھی ماحول میں ہوں جس طرح کا بھی ہو تو آپ کر لیتے ہیں کام. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک فن ہے. اگر اس کو لوگ سیکھ لیں تو یقیناً بھوکے نہیں مریں گے. لیکن نہیں ہے اس طرف انٹرسٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں نا کلر تو لے دیتے ہیں پینٹنگ شینٹنگ کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک کام ہے وہ بھی ایک فن ہے. لیکن اس کی شاید یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید اتنی پروموشن نہیں ہے اور شاید لوگ افورڈ بھی نہیں کرتے. آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایک نمائش ارینج کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو بلانا پڑتا ہے اپنا ورک دکھانا پڑتا ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ روزی روٹی کیونکہ ہر کام سے روزی روٹی تو جڑی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ یہ شوق ہے. شوق کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو روزی روٹی کی بات ہی کرتے ہیں. تو وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتے یہ فن پارے جب بن جاتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں پینٹنگ کی. تو یہ فن پارے تو بہت مہنگے ہیں. اگر دیکھا جائے ایک مگ جو ہے جو ہم لیتے ہیں بازار میں تو 200 کا مل جاتا ہے چھوٹا سا مگ. تو یہ تو بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں کتنا لوگوں کو مطلب ہے انٹرسٹ ہے یا لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں جی. اگر ہم کیونکہ میں تو باہر کا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں. ہم اپنے حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہیں. کس طرح کے تو ابھی میں آذربائیجان تھا. اچھا وہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے اندرون شہر کو ایک ہیریٹیج کی جگہ بنا دی ہے. وہاں پہ آپ کو لوکل فوڈ اچھا جی پلس اپنا لوکل کرافٹ یعنی چھوٹے پوائنٹس بنا دیے ہیں. اچھا وہاں پہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا انسٹیٹیوٹ ہو اپنا اس کا بلو پوٹری کا منیچر آرٹ کا نقاشی آرٹ کا. تو کتنا تھا کہ آپ دیکھیں آپ کے یہ جو اسٹوڈیو ہے اتنا ہے یہاں 15-20 اسٹوڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں. اس پہ پتہ کیا مینیج آسان ہو جاتا ہے. فنڈنگ کم چاہیے ہوتی ہے لیکن لوگ وہاں بیٹھ کے توجہ سے کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ کی ثقافت ختم ہو رہی ہے وہاں ایک استاد سینئر کو بٹھا دیا جاتا ہے جو یعنی کام کا ماہر ہے. وہ آگے بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے. سال بعد وہ 20 سے 40 اسٹوڈنٹس بڑھتے ہی رہتے ہیں. اچھا اس سے یہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس میرا ہوا کہ آپ ایک چیز جو خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک آپشن انہوں نے یہ بھی رکھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یعنی جو موٹا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. پینٹنگ کچھ بھی پھول ہے تو رنگ آپ بھر دیں. کچھ جب آپ ایسی چیز بنا کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات پوچھنا چاہوں گی عبدالرحمان صاحب. آپ نے بہت سارے کنٹریز میں گئے. آپ اپنا جو ہے یہاں کی جو فن پارے ہیں وہاں دکھائے لوگوں کو اور وہاں ورک بھی کیا. تو آپ سب سے زیادہ کیونکہ وہاں بھی یہ کام ہوتے ہیں ترکی کی جب ہم بات کرتے ہیں میں وہاں گئی اور وہاں بھی بہت سارے فن پارے میں نے دیکھے. تو کیا ہے کن کے کام سے انٹرسٹ ہوئے کس ملک کے لوگوں کے جو ورک ہے جو آرٹسٹ کا ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگا کہ واقعی یونیک کام کیا ہے. دیکھیں جی اس میں ایران ترکی سینٹرل ایشیا ان لوگوں کا کام بہت اعلیٰ ہے. لیکن الحمدللہ میں نے ایران کو ایران میں تیسرے نمبر پہ کیا ہے. پاکستان پہلے نمبر پہ. ترکی کو ترکی کے اندر جا کے ترکی دوسرے پہ پاکستان پہلے پہ. یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں کا آرٹ دیکھ کے ہم بہت امپریس. لیکن وہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے اب کہ وہاں بزرگ کم کام پہ ہیں نوجوان زیادہ آ گئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے 40 سال پہلے 50 سال پہلے جتنی لوکل کرافٹ تھی ان کو ایز اے سبجیکٹ یونیورسٹیز میں لگا دیے. اچھا وہاں سے جب وہ بچے نکلتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ بڑی اعلیٰ چیزیں. اب ان کا کام اب ہمارا ابھی تک کام ختم بھی ہو گیا اور 90% ہینڈ ورک ہے. اچھا انہوں نے اب اس کو مکس کیا ہے اسپیڈ اپ کیا ہے کہ ایک پروڈکٹ جو ہم تیار کرتے ہیں 15 دن میں اس میں وہ کچھ مشین کے ٹول لیا ہے. اچھا وہ لگتا ہے آرٹیفیشیل ٹائپ کا. میں نے جب دیکھا ترکی میں گئی اور میں وہاں کے میوزیم میں گئی تو وہاں کا جو کام تھا وہ ٹھیک ہے انہوں نے تو رکھا تھا. لوگ فارن جو بھی کنٹری سے آئے تو انہوں نے دیکھنا تھا. میں بھی گئی فارن ایز اے فارنر بن کے.
تو जो काम वो देखो नग जड़े हुए थे कहीं और कहीं तो मीनाकारी डिफरेंट काम थे, लेकिन वो आर्टिफिशियल पन भी कुछ दिख हाँ जी, रहा उसमें था। उन्होंने अब मशीन का यूज शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, और जो मैंने फील किया, हाँ जी, वो उससे एक फायदा हुआ है ना कि अब लोग, अब देखें जैसे एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, अब फ्लाइट्स देखें कितनी ज्यादा है, आपके एक दिन के अंदर कितनी फ्लाइट उतर सकती हैं, आपके शहर को विजिट कर सकती हैं। तो जब इतने टूरिस्ट आए, जब उस वक्त आप कितनी स्किल पैदा कर सकते हैं कि वो आप अपनी छोटी छोटी जो सवीनियर्स हैं लोगों को दे सके। तो उन्होंने यही सोचा है कि इसको कुछ स्पीड अप करें, ठीक है, ताकि मार्केटों के अंदर प्रोडक्ट मिले, ज़र मुबादला कमाए। हैंडी क्राफ्ट भी है, लेकिन उन्होंने शेपें वही रखी हैं, ठीक है, कलर स्कीम्स वही रखे हैं जो उनके सदियों पुराने हैं, ठीक है, यानी अपना जो सकाफत है उसका रंग और टच जरूर रखा है, ताकि उसको मशीन को साथ ले आए। ठीक है, तो आप फातिमा से जानते हैं कि क्या माशाल्लाह खवातीन तो बहुत शौक रखती हैं घर करने में और घर को सजावट वगैरह, तो कुर्बान फातिमा इतना टाइम मिल जाता है? जिस तरह आप मसरूफ हैं सियासी जो है, अगर हम मैदान की बात करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप सारा अपना वर्क? बिल्कुल, घर तो पहले है ना, घर और बच्चे पहले, तो घर को भी ज़ाहिर मैनेज करना पड़ता है। अब जरूरी तो नहीं कि हम बाहर हैं और हम घर को छोड़ दें, सबसे पहले घर है, घर को मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ। और कुछ बच्चों ने मेरे साथ मतलब है कि बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। और असल बेसिक होता है काम वैसे उस वक्त होता है जब आपके बच्चे छोटे हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर टेंशन मुक जाती है या होती है? नहीं, मेरा एक बेटा 5 क्लास में है, माशाल्लाह, छोटे वाला, लास्ट जो है, 3 बेटे 1 बेटी है, तो 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो लेकिन छोटे हैं लेकिन मुश्किल तो रहती है, बड़े होके भी अभी बड़े नहीं हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप के लिए बड़े भी है वही बच्चे ही होते हैं। तो शुक्र है कि कर लेते हैं कोशिश। अगर आप में हिम्मत और जज्बा है ना, आप हर काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप यदि चांद से आसमान से तारे तोड़ लाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। और मुझे बहुत शौक है घर को मतलब है कि वो करने का कि फलां चीज फलां पड़ी है, ये चीज यहाँ से हटी क्यों, ये यहाँ की है यहाँ रखो। मैं खास तौर पे जब मैं यहाँ से वापसी जाऊं या मीटिंग वगैरह हमारी हो या जैसे भी मैं घर जाती हूँ, फिर मैं जाके अपने मतलब है कि कोई चीज़ कहीं नहीं होती, फिर मैं जाके गुस्सा भी करती हूँ, बोलती भी हूँ कि ये चीज़ यहाँ पड़ी थी, यहाँ क्यों रखी आपने। फिर मैंने उसको उठा के खुद करना, यहाँ तक कि मैं घर का सारा काम खुद भी करती हूँ। अच्छा, ये नहीं है कि मुझे लोग कहते हैं जी नहीं जी आप क्या मैडम आप ये काम करती हो, मीटिंग है, खाना मैं खुद बना लेती हूँ, घर की सफाई भी कर लेती हूँ, जब भाई ना हो मुझे पसंद ना आए मैं खुद कर लेती हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त, क्यों कि घर है हमारा, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हमारा अपना घर है, हमें इसको साफ सुथरा रखना है। अगर दूसरा घर के साथ हमने बाहर को भी साफ रखना है, गलियों में को भी साफ रखना है, तो वो भी शुक्र है कि ये बहुत प्यारी बात की है कि घर के साथ अपने मुल्क को भी साफ रखना है, क्योंकि वो भी हमारा ही घर है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं। तो मैंने बल्कि यहाँ है कि मैंने, क्योंकि मैं अपना यूनियन काउंसिल से इलेक्शन भी लड़ती हूँ, मैं वहाँ पे ट्रॉलीज वगैरह खड़ी करवाई हुई हैं, वहाँ पे जो कूड़ा वगैरह हो, आप यकीन करें कि हमसाए कोई कूड़ा का शॉपर रख के वो फेंक जाए, मेरा मुलाजिम बाहर निकले तो मुझसे कहते हैं उठा के तो डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, तो अक्सर मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर का कूड़ा निकाल कर बाहर रख दें, तो बाहर भी तो हमने ही जाना है, हमारे बच्चों ने ही जाना है, तो उससे माहौल खराब होगा और गंदगी फैलेगी और हमें कई बीमारियां लगेंगी। वाह जी वाह, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान फातिमा साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी, हमेशा रोही की मेहरबानी जिसने हमें हमेशा याद रखा। थैंक यू अब्दुर्रहमान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाल्लाह। और इनका काम तो यकीनन आप देखते भी हैं, और अगर किसी को सीखने की चाहत है, मैं कहती विश है, तो बिल्कुल इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उस्ताद मोहतरम भी है। तो इनको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो हर बंदा खुश रहना चाहता है और हर बंदे को खुशहाली ही अच्छी लगती है, खुद भी खुश रहें, इर्द गिर्द के लोग भी खुश हों। तो जब माशरे की हम बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, तो फिर हम जानेंगे कि कौमी खुशहाली किस तरह मुमकिन है और किस तरह जो है माशरे को बदला जा सकता है। यहाँ हम बात करने वाले हैं, मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं, जो गुर्बत है
اور جو ہے شاید جو لوگ 2 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو تو احساس نہیں ہوتا کہ غربت کیا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. تو غربت جو ہے جو اس کا سامنا کر رہا ہے, جو جس طرح سے رہ رہا ہے, ایک مزدور سے جا کر پوچھیں گے غربت کیا ہے, ایک ریڑھی بان سے پوچھیں گے غربت کیا ہے. میں کہتی ہوں کہ کس طرح جو ہے یہ اوکھا زندگی گزار رہا ہے. ایک جھوپڑے والے سے پوچھیے کہ غربت کیا ہے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ غربت کہتے کسے. اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں محمد ارشد صاحب, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, تھینک یو آپ تشریف لائے. تو کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں قومی خوشحالی کی اور اپنی تو خوشحالی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم جب مل جاتے ہیں تو جناب ہم قوم ہی بن جاتے ہیں. تو ہم سب کی خوشحالی جو ہے کس چیز پہ منحصر کرتی ہے اور کیا وجہ ہے, پہلے تو اس سے بات کرتے ہیں, پھر ہم بات کریں گے قومی سروے جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے, کس طرح سے ہے. پہلے تو یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو روحی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا. تھینک یو. جب ہم قومی خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو غربت کا معیار ہے وہ کہاں پہ ہے. بالکل. مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ اتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ وہ ان کی جو بینک کیپیسٹی ہے وہ بھی نہیں ہے. بالکل. اب جب ہم غربت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں. اب جب ہم غربت کو ایک ڈائمینشن دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہیلتھ ہے کہ اس وقت ہیلتھ کا سٹیٹس کیا ہے. ہیلتھ میں پھر جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم 2 انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نیوٹریشن لیول پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں, اور پھر اس کی چائلڈ موریلٹی جو انڈر 5 چائلڈ موریلٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر سیکنڈ اس کی ڈائمینشن میں آتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں ایجوکیشن کی. اب ایجوکیشن میں ہمارا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے, اس پہ امپروومنٹ کی کتنی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ہماری لٹریسی ریٹ لو ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاورٹی جو ہے نا وہ انکریز ہوگی. اور تھرڈ جو اس کی ڈائمینشن ہے وہ ہے ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ. ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے, اس میں لیونگ اسٹینڈرڈ میں پھر آگے 3 جو ہے نا مختلف جو ہے نا وہ انڈیکیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم پاورٹی کو رینک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن پر بیس کرتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں خوشحالی کی تو لازم بات ہے آپ صحت مند ہیں تو آپ خوشحال ہیں. میں تو کہوں گی آپ خوشحال ہیں, اور کیا چاہیے. اگر آپ کے بچے جو ہے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی خوشحال ہیں, اچھی خوراک مل رہی ہے تو پھر بھی خوشحال ہیں. بچوں کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی تو بات یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ لیتے ہیں اور اپنے ملک کی جو سچویشن اس پہ بات کرتے ہیں, کیا سینیریو چل رہا ہے اور اس پہ کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہیلتھ پر ہی بات کرتے ہیں. ہیلتھ کی سچویشن کیا, آپ نے سروے کی ہے, آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, بہت کم سروے ہوتے ہیں. اور جب میں کبھی بھی ڈھونڈ رہے تھے کسی حوالے سے سروے تو کو پتہ نہیں کس دور میں سروے کیا ہوتا ہے, کتنے عرصہ گزر جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سچویشن کتنی بدل گئی ہے. تو سروے کتنا ضروری ہے یہ بتائیں, اور حقائق کو جاننے کے لیے سروے کتنا ضروری ہے اس حوالے سے بتائیے. سروے کا مطلب ہے بنیادی معلومات. ٹھیک ہے. اب جب ہمارے پاس بنیادی معلومات نہیں ہوں گی تو ہم پلاننگ نہیں کر سکیں گے. اب اگر دنیا کا سینیریو دیکھ لیں تو ان کے پاس تمام چیزوں کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, ان کے پاس انفارمیشن موجود ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ بیسک انفارمیشن نہیں ہے. اب اگر ہم کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو کووڈ-19 کی بات کر لیتے ہیں. اب کووڈ-19 نے کتنا لوگوں کو افیکٹ کیا جب لاک ڈاؤن تھا. اب اگر ہمارے پاس وہ تمام بیسک معلومات ہوتی, ہمارے پاس وہ بیسک ڈیٹا ہوتا تو ہمیں جو ہے نا اور حکومت پاکستان کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کرنے میں جو ہے نا وہ بہتری آتی. ہم اندازے سے چلتے ہیں. اب اگر ہم یہ اچھا اس سے یہ کووڈ-19 سے صرف غریب لوگ بھی افیکٹ نہیں ہوئے, وہ جو تاجر ہیں وہ بھی ہوئے ہیں, ہر طبقہ افیکٹ ہوا ہے. تو اگر ہمارے پاس اس کی بیسک انفارمیشن موجود ہوتی, ہمیں پتہ ہوتا کہ کون کتنا افیکٹ ہوا ہے تو ہم اسی طرح اس کا لائے عمل کرتے. تو جو یہ قومی خوشحالی سروے ہو رہا ہے اس میں ہم تمام طبقے کے لوگوں کو انرول کر رہے ہیں, ان تمام طبقے کے لوگوں کی انفارمیشن لے رہے ہیں. جو پوئرسٹ آف دا پور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے, اور جو مطلب ہے ہائی کلاس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو ہم 100% جو ہے نا یہ اس کی کوریج کر رہے ہیں اس سروے میں. اچھا, اب یہ سروے جو ہے نا یہ پہلے ہوا تھا 2010-11 میں. ٹھیک ہے. جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے نا یہ 5 سال ہوئے ہیں, اور یہ کیونکہ 5 سال جیسے وقت گزرتا ہے تو انفارمیشن چینج ہو جاتی ہے, لوگوں کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے, لوگوں کا رہن سہن چینج ہو جاتا ہے, تو ہمیں لیٹسٹ انفارمیشن چاہیے. تو اس لیے حکومت پاکستان نے 2010 اور 2020 ہے جی پورا 10 سال کا ایک گیپ ہے. اب 2017 میں پھر اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا مختلف ڈسٹرکٹ میں. وہ
सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ उससे, और उसका डाटा का जो है ना और जो वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो फील्ड से मिली, तो उसका इतना फायदा हुआ कि आप हुकूमत ने ये फैसला किया कि इसको हम ना पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे होना चाहिए। तो 2018 से ये स्टार्ट हुआ, और अब इस 2000 जो है ना 19 और 20 में जो है ना ये अब पंजाब के 6 डिवीजन में इस वक्त ये कौमी खुशहाली सर्वे चल रहा है। SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो एक थिंक टैंक है वो इस को कंडक्ट करवा रही है। इसकी कैटेगरी क्या है, किस लेवल पे जाकर आप समझते हैं कि ये खुशहाली में है, कौमी खुशहाली, और ये पॉवर्टी में आ रहा है? गुर्बत की जब हम बात करते हैं तो कैसे जज किया जाता है? क्या कहते हैं एक पैरामीटर बनाया है, क्या पैरामीटर बनाया है इस सर्वे का, कुछ इस हवाले से? अच्छा, उस पैरामीटर को मैं थोड़ा सा बाद में एड्रेस करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि ये जो कौमी खुशहाली सर्वे हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये इस वक्त पंजाब के जो 6 डिवीजन उसमें कंटिन्यू है, जिसमें लाहौर है, सरगोदा है, फैसलाबाद, इधर साहिवाल, मुल्तान और DG खान। ठीक है, तो मैं इस वक्त मुल्तान डिवीजन को देख रहा हूँ। मुल्तान डिवीजन में फिर आ गया खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है, लोधरा डिस्ट्रिक्ट है, बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और मुल्तान इटसेल्फ है। ठीक है, अब जब हमने पहले सर्वे किया तो उससे एक हमने इसके मुख्तलिफ जो है ना वो इम्प्लीमेंटिंग जो है ना स्ट्रेटजीज बना दी, ताकि एट वंस अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद उसको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो हमने सबसे पहले काम ये किया कि हमने डिवीजनल लेवल पे एक एक्टिविटी की, और इसका जो है ना 2020 में जो कमिश्नर मुल्तान थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया मुल्तान में। तो ये बाकायदा इफ्तिताह जो मुल्तान में वो 2020 में हुआ कौमी खुशहाली सर्वे का। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्टिविटीज़ की, इसी तरह लोगों को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया, उनके साथ जो है ना डिस्कस किया, जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फिर तहसील गवर्नमेंट है, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट है, ये सारे टीएस को हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उनके साथ ये हमने शेयर किया कि हम ये करना क्या जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और उनको जो है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद तहसील लेवल पे, फिर आगे यूनियन काउंसिल लेवल पे, फिर जो है ना लोकेलिटी लेवल पे। तो हर सतह पे हम लोगों के साथ जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर हैं, यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, वो सबको हम इन्वॉल्व करते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये पर्पज़ इसका क्या है, और फिर आगे फील्ड में जो है ना 15 से 20 दिन हम मुकम्मल लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि इस सर्वे में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फील्ड में जाना कितना ज़रूरी है और फील्ड में लोगों का फीडबैक कैसे होता है, कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं, हर एक को पता नहीं होता, और आपके सामने है बहुत से जालसाजी जो है इसी तरह से की जाती है, फ्रॉड किए जाते हैं लोगों को। आपने बहुत सारे सर्वे देखे होंगे, तो लोग डरे हुए हैं, लोगों को कहा जाता है, मीडिया पे भी कहा गया, सोशल मीडिया पे अवॉइड किया करें, अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। आपने तो सर्वे में तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, एक जमाना था और इसी हवाले से कोई सर्वे किया गया जिसमें आपके घर के फर्द के साथ साथ आपकी इनकम, आपकी जो जायदाद, आपके फलाह, लोग तो डर गए यार, ये पता नहीं इनकम टैक्स वालों का तो कोई रोला नहीं, तो इस तरह के सर्वे भी आते हैं। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों को तैयार करना, उनको बताना, एजुकेट करना कितना जरूरी होता है, ये भी बताइए इस हवाले से। मैं आपकी इस बात को आगे लेके चलता हूँ कि हम ये मुल्तान के साथ एक एरिया वहाँ पे सर्वे कर रहे थे, तो लोगों ने जनाब ये कोविड के बाद की बात है, लॉकडाउन के बाद, उन्होंने कहा जी ये तो नाम लिखने आ रहे हैं और इसके बाद ये टीके लगा देंगे। ठीक है, तो बंदे भगा देने, तो वो बंदे भगा दिए, फिर 1-5 कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को टैकल करने के लिए फिर हमने CPO साहब को एक लेटर लिखा, उन्होंने अपने तमाम जो थाने हैं उनको लेटर लिखा, वहाँ से हमने फोकल पर्सन लिए, फिर एक NOC की कॉपी और पूरा डिटेल हमने थाने पे दिया, कि हर थाने में जाके दिया कि हमारी टीम ने ये काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्वे है, ये कोई फेक नहीं है, लिहाजा जो है ना आपका हमें कोऑपरेशन चाहिए। तो नो डाउट CPO साहब ने, फिर DC साहब ने, फिर आगे थाने लेवल पे जो हमारे फोकल पर्सन है वो सब ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। नो डाउट फील्ड में जब जाते हैं तो वो हर किस्म की जो है ना वो हमारे लोगों को, जब सर्वे टीम गई है लोगों ने मारा भी है, उनको बिठा भी लिया, थाने में भी दे दिया। कंसेप्शन जो है फैला दी जाती है, रूमर्स फैला दी जाती हैं, इस तरह का हो रहा है सर्वे, ये जालसाज हैं, ये फ्रॉडिये हैं, आपने उनको नहीं बताना, ये तो आपके साथ ये कर देंगे, वो होगा। एक जमाने जो है आपको याद हो तो शायद कि घरों घरों में जाते तो कोई वो ऑयल का वो कुछ चला था कि ऑयल के पैकेट ले लें और फिर उस पर जो है आपसे तो मतलब अंगूठे लगवा, कुछ इस तरह का भी चक्कर चला था, बायोमेट्रिक सिस्टम चला था और
सिमें कुछ दी जा रही थी, था कोई और चक्कर, ये भी तो इस तरह से लोग नहीं बिलीव करते हैं। बल्कि जब हमारी टीमें फील्ड में गई है तो वहाँ पे ये भी देखा है, सिम बेचने वाले जी आप सिम ले लें, बायोमेट्रिक, तो अब जब ये सिम आपके नाम रजिस्टर हो गई तो इस पे आपके 25,000 आएंगे। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मेरी तमाम जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ पे ना, जो हमारे जो कौमी खुशहाली सर्वे की टीम है वो बकायदा एक पूरी किट में जा रही है, उनके पास एनओसी है, पूरा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरा जो है ना वो उनको दिखाएंगे और उसके बाद उनको जब तसल्ली हो जाए फिर उसको इंटरव्यू देंगे। अच्छा, ये लोगों का हक भी है कि यार जब आपसे कोई इस तरह की चीजें चलती रहती हैं यार, बहुत से नौसरबाज निकल आते हैं, वो फायदा उठाते हैं इस तरह की स्कीम से और सर्वे से, आप ये तो मानते हैं ना। तो लोगों को चाहिए कि बाकायदा पूछें आप लोग कि क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्यों इन्फॉर्मेशन आपको दरकार है, तो ये जरूरी है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जरूरी है। और अभी भी लोगों ने इसका हमारा नाम भी यूज किया है। फिर इसी चीज को टैकल करने के लिए हम एक आगाही मुहिम, जब सर्वे करने से पहले कोई 8-10 दिन की हमने आगाही मुहिम जो है ना वो की तमाम एरिया में, जिस एरिया में सर्वे करते हैं, ताकि उन लोगों को पता हो। फिर हम इमाम मस्जिद से मिलते हैं, फिर मस्जिद में जाके ऐलान करवाते हैं, फिर वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके साथ फिर मीटिंग करके उनको बताते हैं कि हमारी मस्जिद में भी जाके ऐलान कराया जाता है। मस्जिद में जाके खासतौर पर ज़ुहर की नमाज के बाद वो हमारे टीम जाके वहाँ नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद नमाज के बाद 2 मिनट उनसे बात करते हैं कि ये कौमी खुशहाली सर्वे की टीम आई है आपके इलाके में, तो प्लीज उनके साथ ताउन करें, ताकि लोगों को पता चल जाए और वो जो फेक है उनसे भी बच जाए। अच्छा जी, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी नाइस सी लड़की और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं जनूबी पंजाब की खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ है अंजीला, यार इतना मुश्किल नाम क्यों है, नैन्सी माजरत के साथ नैन्सी हमारे साथ हैं, इनको हम वेलकम करेंगे, खुश आमदीद करेंगे। नैन्सी, एंड में जो इतना मुश्किल औखा नाम तुम्हें सुनाओ। नाम इतना मुश्किल नहीं है, वैसे आपने काफी अच्छे बात सुन लिया ना, इस वजह से हम लोग एक तवील अरसे के बाद फिर से साथ हैं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मुलाकात हुई और कोरोना के बाद साथ है तो मेरे नहीं यार, ये बहुत टाइम हो गया यार, किसी और प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होती रही, बहुत ज्यादा होती रही और फिर उसके बाद तो ऐसे गायब हो गई नैन्सी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहीं रेगिस्तानों में खो गई, रेगिस्तानों में गा रही थी, आपको नहीं पता, जंगल में मंगल हो रहा था। तो कैसे रहा तुम्हारा ये ट्रिप जो है, जीप रैली में तुम वहाँ गई हुई थी, मैंने देखा सोशल मीडिया पे हमारे ऐड हैं, ये हमारी प्यारी सी दोस्त भी हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप पे इनकी प्यारी प्यारी तस्वीर देखने को मिलती हैं और बड़ी आजकल तो टिकटॉकर बन गई है यार। बस देखें, जो हमारे जो फील्ड है उसमें हमें हर सोशल लिंक से कनेक्ट होना पड़ता है। हाँ, हमें हर सोशल ऐप पे जाना पड़ता है उसको पब्लिसाइज करने के लिए, तो मेरे ख्याल से अच्छा चेंज हो गई है यार, पहचाने नहीं जा रही यार। वैसे ही है ना, वक्त के साथ बहुत चेंज किया। मेरी तो 1.25 साल बाद मुलाकात हो रही है, ऐसा ही है ना यार, देखो टाइम भी याद है मुझे, इतना अर्सा हो गया, तो बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। तो क्या वर्क क्या चल रहा है, कितना चेंज किया अपने काम को यार, ये बताओ। म्यूजिक चल रहा है, कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं अपने और उन पे काम चल रहा है, कुछ न्यू सॉन्ग्स हैं, कुछ चैनल्स के साथ काम चल रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस सब सही जा रहा है, सही जा रहा है। अच्छा, आजकल टिकटॉकर भी बन गई है और वो सब बताओ यार, ये शौक तुम्हें भी हो गया है? साथ अम्मा होती है, इनकी अम्मा के साथ इनकी बहुत जो है वो कहते हैं ना फ्रेंडली सा वो है और फ्रेंड है, दोस्त है। जब मैं पूछती थी ना नैन्सी तो कहती बस इको दोस्त है, अम्मा ही मेरी दोस्त है। तो अम्मा के साथ सारा काम चल रहा है। ऐसा ही है। मामा जारी बात है, उन्हें मैं अपना ना क्राइम पार्टनर कहती हूँ। गुड, कि वो मेरी फ्रेंड है, क्राइम पार्टनर, हर तरह की वो हैं बंदी। वो मेरे मिजाज के साथ, क्योंकि बचपन मैं जब से पैदा हुई हूँ शायद उन्होंने अपनी बहुत सी सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए, सब जानते और हैं, वो मतलब मेरे साथ अब तक हैं और हम लोग अल्लाह पाक का साया हमेशा मेरे सर पे, हम सबके सर पे सलामत रखे। और उनके साथ बड़ा मजा आता है वीडियोस बनाने में। मेरी ऐसी कोई चीज नहीं है जिनमें वो शामिल नहीं हो। और अम्मा तो जिंदा दिल है इनकी, आप ना पूछें आंटी के हवाले से। और जब भी मुलाकात होती है, अब भी मुलाकात होनी बाकी रह गई है, हम गले तो मिले नहीं, कोविड की वजह से दूर है। तो बहरहाल बहुत नाइस खातून है इनकी वालदा। वैसे माँ तो सारी एक ही जैसी होती हैं, प्यार रखती हैं, मोहब्बत रखती हैं, फ्रेंडली होती हैं, लेकिन ये हर काम में
माँ इनके साथ होती है कि सपोर्ट बहुत जरूरी होती है नैन्सी। आप जहाँ भी जाती हैं एक डर खौफ के बगैर बड़ा बिना धड़क, यानी कोई डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, झिझक में मुझे ये पता होता है मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। तो एक ऐसी सिक्योरिटी है मेरे साथ जिसकी 4 दीवारी में मैं महफूज हूँ, बिल्कुल, जिसने मुझे एक हग करनी है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग, इमोशनल नहीं होना, मैं बहुत इमोशनल नहीं करना तुझे गाना भी सुनना था, तो सुनते हैं कोई लाइट सा मजे का सुना दो। ओके, तो ये मेरा अपना सॉन्ग है। होपफुली मैं रोही के तवज्जुह से जो है यहाँ पे परफॉर्म करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी इसे सुने, और यूट्यूब पे आप लोग मुझे सर्च करें नैन्सी एंजेलिना। हाँ, ये तो अब देख लियो, एंजेलिना खुद ही बोला तो exactly. और आप हर जगह पे मुझे टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह जहाँ भी हैं मुझे आप लोग सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं नैन्सी एंजेलिना के नाम से। थैंक यू सो मच। तो किस तरह जो है शेर शायरी के हवाले से बताओ, कहाँ से लिया गाना, फिर कंपोज किया, कुछ बताओ। ये सॉन्ग मेरा अपना है, इसके लिरिक्स मेरे अपने हैं, और हम लोगों ने इसे रिकॉर्ड जो है लाहौर से करवाया है। गुड। और बड़े ही फेमस रिकॉर्डिस्ट हैं जिनसे रिकॉर्ड करवाया ये सॉन्ग। और कितना टाइम लगा, और इस जहन में कैसे आया, कुछ नया अपना भी करना चाहिए यार। एग्जैक्टली। आपको पता है कोविड के दिनों में सब लोग फ्री थे। पहले तो शो से ही आपको पता है मेरी रूटीन लाइफ इस तरह की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सॉन्ग बहुत जबरदस्त है, उसको अभी हमने लॉन्च नहीं किया। मैं सोच कोरोना में आके हम लोग जो है फिर मैच वगैरह बंद हो गए, तो उसकी वीडियो हम लोग नहीं कर सके अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है पिछले मतलब अभी कहा था, फिर हमने कहा नहीं अभी नहीं सुनते, अभी हम जब दोबारा होंगे तो फिर मैचेस फिर सुनेंगे। अच्छा ये बताओ, तो ये नया एक्सपीरियंस था कि एक गाना जो है सोचा, लिरिक्स सोची और फिर कंपोजिंग भी की, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था तुम्हारे लिए या नहीं था? फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा ये बताओ। दूसरे गाने गाना तो यार गा लेता है बंदा, किसी का उठाया और उठा के बोल दिया, गा लिया, तो ये बताओ, वो सब तो पक्के पकाई खीर हो गई ना, ये तो पकानी पड़ गई ना खीर। एग्जैक्टली। तो ये कितना मुश्किल था? मेरे लिए काफी मुश्किल भी था, आसान भी था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, मतलब एज ए सिंगर मैं खुद को कह सकती हूँ कि हाँ आई कैन सिंग, लेकिन एज ए राइटर मैं बहुत अजीब से फील कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं लोगों को पसंद भी आएगा या नहीं, क्यों इसकी। तो यूथ को कैच कर रही है, ये मैंने नोट किया है, और यूथ जो है तुम्हें पसंद भी कर रही है, तो एक जो है ऑडियंस में किसी एक को टारगेट करना बहुत जरूरी होता है। आप हर एक के उस पर नहीं जा सकते, तो आपको एक देखना है कि किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह आप भी यूथ में ही शामिल हो। ये जो सॉन्ग मैंने बनाया है, आजकल आपको पता है कि हमारे सराइकी का ज्यादा हमारा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं सॉन्ग, ठीक है। बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो सिर्फ सराइकी को ही गा रहे हैं, और मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, लेकिन हम लोग जो है मैंने इस सॉन्ग को इस तरह से कोई लगता नहीं है बिल्कुल मेरी मदर पंजाबी है, तो वो एक 3 चलता आ रहा है। तो खैर हम लोग तो खैर उर्दू स्पीकिंग है, घर में उर्दू ही सब बोलते हैं, तो लेकिन वो जो आपके कहते हैं ना कि अपना पिछला नहीं हम लोग बोल सकते, तो खैर जिस इलाके से ताल्लुक रखती हैं उस इलाके को ही प्रमोट कर रही हैं, की जबान के हवाले से, और कितना वर्क करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो एक मतलब मैंने इनको कहा सराइकी बोल के दिखाया, तो ये बोलती बहुत अच्छा है। आज लगने वाली कि मैं सराइकी में बहुत अच्छी हूँ बहुत ही अच्छी है। तो आज सुने के बड़े बड़े वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बात हो रही थी कौमी खुशहाली के लिए इन लोगों की जो बदहाली होती है सर्वे टीम की, कितना मैच करता है यार लफ्ज। तो ये बताएं, खुशहाली, कौमी खुशहाली और आपकी बदहाली, और जो हाल होता है टीमों का, जाके कुटापे भी पड़ते हैं, लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है, और फिर फीमेल भी टीम में शामिल की जाती होंगी यकीनन, फिर सिक्योरिटी, सारा रीजन सारा जरा बताएं किस तरह जो लेकर चलते हैं सर्वे को। डेफिनेटली इट्स वेरी टफ जॉब, खासतौर सर्वे वाली जो जॉब, और उसमें ये होता है कि और फीमेल को भी हमने जो है ना वो एज ए सर्वेयर रखना होता है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें जो है ना मर्द हजरात वो अपने काम पे होते हैं, जॉब्स में होते हैं, तो घरों में जो है ना ज्यादा फीमेल होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी टीम होती है तो उसमें फीमेल भी ज्यादा से ज्यादा हों। फिर ये होता है कि हम जो फीमेल स्टाफ लेते हैं कोशिश करते हैं कि वो बहन भाई हों या अगर वो रिलेटिव हैं, ताकि वो
कंफर्टेबल हूँ। अगर वो मतलब फील्ड में जा रही हैं तो उन्हें आने जाने का प्रॉब्लम भी नहीं। फिर हमारे कल्चर रिचुअल्स ऐसी चीज है कि मतलब एक गैर मर्द के साथ एक और नहीं जा सकती एक औरत, तो हम कोशिश करते हैं कि वो रिलेटिव हूँ, खास तौर पर मियाँ बीवी बहन भाई, तो उससे ये होता है कि वो उनको कंफर्टेबली वो विजिट कर सकती हैं और फिर उनको कोई मसला भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि यानी कि सर्वे में ये देखा जाता है कि आपस में जो रखे जाते हैं जो भी सर्वे कर रहे हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वाकई ये भी जरूरी है, यानी जिस इलाके से हम ताल्लुक रखते हैं वहाँ तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं घर घर में जाना, और वहाँ अक्सर जो है अच्छा फीमेल को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको समझाना कन्विंस करना कितना मुश्किल है, या मर्द हज़रात दोनों में से अगर बात की जाती है तो किसको समझाना मुश्किल है? फीमेल को समझाना ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, हाँ, फीमेल को ज्यादा। हैरत की बात है। नहीं तो वो तो बहुत मासूम होती है। अगर सर्वे में अगर वो थोड़ा सा लो क्लास के लोग जो होते हैं ना, मतलब जो ज्यादा पुअर फैमिली से फीमेल है, वो फिर भी जल्दी मतलब कन्विंस हो जाती है। जो ज्यादा थोड़ा खाते पीते लोग होते हैं वो इतना जल्दी कन्विंस नहीं होते। पढ़े लिखे खवातीन जी कहते हैं वो डेफिनेटली उनका हक है आर्ग्यू करना, लॉजिकली बात करना, लॉजिक से बात करना, और उनको ये सेटिस्फाई हो जाना कि वाकई ये जेन्युइन लोग हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ ठीक है, ठीक है, जरूरी है। लेकिन बहुत सी जगह पे हमें मतलब फीमेल को भी मार पड़ी है, जो हमारी सर्वे बना। अच्छा। और बहुत सी जगह पे जो है ना मेल को भी मार पड़ी है। फिर डेफिनेटली फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए साथ। सिक्योरिटी की जो सेंसिटिव जगह होती है तो हम मुतलका थाने को बता देते हैं कि इस जगह पे हमें, और फिर हमने लिए जैसे अब शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला है कि वो दूर दराज रूरल एरियाज हैं, और वहाँ पे कच्चे का एरिया, वहाँ पे फीमेल का जो है ना वैसे मूव करना भी बहुत मुश्किल है। तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी हमारे साथ हो ताकि वो लोगों जो है ना सिक्योर फील लें और इजीली वो डाटा ले सकें। सही। तो नैन्सी हमारे साथ है, तो बात हो रही थी सर की बोलने की, तो नैन्सी तो अब बहुत अच्छी बोलती तो गाने कैसे गा लेती यार, याद कैसे कर लेती? सैकी में गाने भी तो गा लेती, वो कैसे कर लेती? गाने याद करना मेरे लिए ये कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड चीज होती है कि आप फौरन से क्लिक कर लो। मुझे कोई न्यू सॉन्ग आया, मैं उसे रटती नहीं हूँ। लोग अक्सर लिखते हैं पेजेस पे कि यार इसके लिरिक्स हैं ये हैं, नहीं, मैं सुनती हूँ और मैं उसको माइंड में उसके लिरिक्स और ये उसके जो एक कंपोजिशन होती है पूरी, उसको मैं संभाल लेती हूँ कि ये इस तरह से है। ये बचपन से ऐसे था यार? ये बचपन से, मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे याद है कि मेरे अब्बा के पास ना एक रिकॉर्डिंग वाला वो टेप पुराने पहले होते थे। ठीक है, बिल्कुल। मतलब इतनी भी पुरानी नहीं हूँ लेकिन वो उस टाइम में रिकॉर्डिंग वाले टेप, पहले तो यही होते थे टेप, वो कैसेट्स होती थी। हाँ, उसमें जो है वो इतनी नई भी नहीं नहीं, मतलब इतनी पुरानी नहीं। तो वो कैसेट्स जो थी उनको उनमें आवाज रिकॉर्ड करते थे। तो मैं अक्सर रेडियो पे कोई सुनती थी ना किसी को होस्ट करते हुए, आरजे को या किसी को, तो मैं फील करती थी कि मैं इसको कॉपी करूं, मैं इस जैसा बोलूं। मैं फिर उनको रिकॉर्ड करके मैं दोबारा से सुनती थी। अच्छा, गुड। ये मैंने सही गाया है या बोला है इसकी तरह। और उसके बाद बस फिर यूं ही रूटीन बनती गई। मेरे अब्बा जो थे उनको पता चल गया कि ये जो है ना कुछ करने वाली है। और मेरी अम्मा जो है वो हमेशा मेरे साथ, आपको पता है नहीं, सिंगर ना अब्बा ना अम्मा। अब्बा मेरे म्यूजिक टीचर थे। अच्छा, ठीक है, वो म्यूजिक टीचर रहे हैं। और वो इंग्लिश कैलीग्राफी टीचर थे। गुड। और उसके बाद जो है मतलब वो शौकिया म्यूजिक करते थे, लेकिन फिर एज ए म्यूजिक टीचर भी जो है वो आने नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं थे। ठीक है। तो खैर एक वक्त आया कि वो मुझे कहने लगे कि, अब मैंने कहा पापा मैं म्यूजिक कर सकती। पापा कहते बेटा आप कॉम्पिटिशन्स में तो हिस्सा लेते हो ना, बस इतना ठीक है। अच्छा। बहुत है। हाँ। मैंने कहा पापा मैं ना रॉक स्टार बनना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब मैं कह रही हूँ मुझे रॉक स्टार बनना है। पापा कहते बेटा हाँ ठीक है। हाँ, मतलब उन्होंने मुझे वो चीज, मतलब शायद वो एक होता है ना पेरेंट्स कहते हैं लेकिन पढ़ाई को ज्यादा फोकस करो। आप जो है इसको बेटे ये भी साथ साथ चलेगा, लेकिन जो है ना, हालांकि खुद म्यूजिक टीचर हैं और नहीं चाह रहे थे कि नैन्सी जो है इस फील्ड में आए, ठीक है ना। तो फिर उनके जाने के बाद, इस दुनिया में जाने से बाद फिर आपने शुरू किया? मैं उनके होते भी जो है मैंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। लोगों ने कुछ मीडिया के लोग थे जिन्होंने उनसे कहा कि आप तो आने दे बच्ची को आगे आने दे। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा। वो बस ये चाहते थे। मुल्तान के अब तो बहुत ज्यादा यार वो बात नहीं रही, मुल्तान में बहुत इमेज
ہونے لگ گئے, ملتان میں ورک ہونے شروع ہو گیا, پہلے نہیں ہوتا تھا. اب فیشن شوز ہو رہے ہیں ملتان میں, ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. فیشن شوز اور ایسی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہم لوگ مطلب یوتھ کے لیے اتنی خوبصورت ایونٹ آرگنائز کروا رہے ہیں ہمارے ملتانیز, تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت موقع بھی نہیں تھے نا, اس وقت نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. میں کہتی ہوں آج سے اگر ہم 6 سال پہلے دیکھیں, 6 سال نہیں, ہم 10 سال پہلے جاتے ہیں. 6 سال پہلے بھی مطلب, یا چلیں 10 سال پہلے بھی لگا لیں, اس وقت بھی جو تھا ماحول اس طرح کا نہیں تھا ہمارا. ایون کہ آج ہم لوگ ہمارے ہاں بھی یہ لاہور کراچی بڑے شہروں والا سین ہو گیا ملتان کا, کہ اب ہم لوگ لڑکیوں کے پاس فریڈم ہے گھومنے پھرنے کا, ہر طرف پڑھنے کا, ہر چیز کا. اس وقت نہیں تھا اتنا. بالکل شعور. تو وہ وقت کی بات ہے. اب جو وقت ہے وہاں گانے موقع ضائع نہیں کرنا نا. نینسی تو 1.5 سال بعد, 1.25 سال بعد مل رہی ہے. اور آپ کو میں نے دیکھا میوزک تو ہوتا ہی ہوتا ہے, بعض ٹائم میوزک چلا دیا جاتا ہے, لیکن لائیو جو گانا ہے, جو پرفارمنس دینا ہے, یہ تھوڑا مشکل اور اوکھا کام ہے, اور آپ نے وہ کیا. میں کہتے چیلنج سمجھ کے کیا. بہت سارے لوگ نہیں کرتے یار. مجھے تھرو آؤٹ اتنے سال ہو گئے اس شوبز کی فیلڈ میں نے بہت سارے پروگرام لوگوں کے دیکھے, لائیو شو میں نے دیکھے, آرٹ کانسرٹ میں ہوئے, یہاں بہت سارے ہوتے ہیں میوزک شو. تو وہاں جو ہے سنگر نے وہ ٹیپ ریکارڈ, بڑے بڑے سنگر دے دیا, اس میں میوزک آپ کا سانگ, اور لوگ سمجھتے ہیں, لوگ بھی اب اتنے وہ نہیں رہے پہلے والے معصوم جنہیں ہم کہتے تھے, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نہیں یہ سنگر گا نہیں رہا اپنی چیز ہے, کیونکہ تھوڑا سا لائیو کا جو ہے تھوڑا چینج ہے اسٹائل. لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے اس لحاظ سے. لوگوں کو پتا ہے کہ یار ایک بندہ لپسنگ کر رہا ہے. میں کہتی ہوں آج کل ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے پاس ایک وہ خود آج کل لوگ گا رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگ کہتے تھے گانا ایک بری چیز ہے یہ, لیکن اب ہر چیز ٹرینڈ میں ہے. آپ کو یہ فریڈم حاصل ہے کہ آپ ایکٹنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, آپ میوزک انڈسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس بھی طرف جانا چاہتے ہیں. تو لوگ, میں نے ایسے بھی دیکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو میوزک لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ سینس ہے کہ ہم نے میوزک کہاں سے لینا ہے. یہ ایک بڑی ریئر چیز ہوتی تھی ایک وقت میں. ایک وقت میں ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کریوکیز کیا ہوتے ہیں, ٹریکس کیا ہوتے ہیں, میوزک کیا ہوتا ہے. اور اب بچے کو پتا ہے کہ میوزک لگا ہوا ہے. اچھا یار وہ تو لپسنگ کر رہا ہے, وہ ریکارڈڈ گا رہا ہے. ہم اپنے دور میں واقعی بہت بھولے اور معصوم ہوا کرتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا یار یہ. اور اب کے جو بچے ہیں وہ ہمیں بتا دیں نہیں یہ نہیں گا رہا, خود لائیو تو گا نہیں رہا نا, یہ لپسنگ کر رہا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرتے. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سوشل ورکر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیونکہ سروے کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ, ان سے جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے رسپانس کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے بعض لوگوں کو نہیں پتا اب, لیکن اب وہ زمانے نہیں رہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کیوں سروے کیے جا رہے ہیں, بتانا آپ کا کام ہے, ٹیمز وغیرہ کا. تو یہ بتائیں رسپانس کیسے کرنا چاہیے, کس قدر بڑھ چڑھ کے لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہنا چاہوں گا کہ روئی ٹی وی کو اس کو ایز اے ایمبیسیڈر کا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں. بالکل, ان کے لیے اگر ہم کچھ کر جائیں گے تو یہ مطلب صدقہ جاریہ بھی ہے. تو میری گزارش ہے روئی چینل کے توسط سے تمام لوگوں کو جو ملتان میں بسنے والے لوگ ہیں, ہماری ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کو اپنا ایز پر ایکچوئل جو ڈیٹا ہے وہ ان کو دیں, تاکہ یہ آنے والے دنوں میں یہی ڈیٹا ہے یہ ان کے کام آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا سروے مکمل ہونے کے بعد جو پچھلے کارڈ ہیں انکم سپورٹ کے, بے نظیر انکم سپورٹ کے, وہ ختم ہو جائیں گے, کیا ہوگا, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اس کا جواب تو ڈیفینیٹلی وہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ لیٹسٹ سروے ہوگا, تو جب لیٹسٹ سروے انفارمیشن آ جاتی ہیں, معلومات آ جاتی ہیں, تو پچھلے والا جو ہے نا ڈیفینیٹلی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. تو یہ لیٹسٹ ڈیٹا پھر حکومت پاکستان یوز کرے گی, اور یہ جو ڈیٹا آئے گا یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے وہ سارے یوز کر سکیں گے. اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے, ایجوکیشن ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, روڈ انفراسٹرکچر ہے, پھر ساری جتنے بھی مطلب پلاننگ ہوگی وہ اس کے بیس پہ ہوگی, کیونکہ یہ پاکستان کے پاس ایک کنٹری وائڈ جو ہے نا وہ لیٹسٹ ڈیٹا ہوگا جو پاکستان کے پاس اویلیبل. ٹھیک ہے. بات ہے غربت کا خاتمہ, مقصد تو یہی ہے. اس طرح کی جو اسکیم ہے چلائی جاتی ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے, تو پاکستان میں پورٹی ریٹ کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے, اور اس کی ریزنز کیا ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسپیشل ہم جنوبی پنجاب کی ہی بات کرتے ہیں. اب آپ نے جیسے کہا کہ جنوبی پنجاب میں جو پاورٹی ہے وہ کس لیول پہ ہے. دیکھیں
मैंने जब शुरू में आपको बताया था कि हमारी जो मेजर 3 डायमेंशन है, मतलब हेल्थ है तो डेफिनेटली बंदा खुशहाल है। ठीक है। उसके पास जो है ना वो अगर साफ पानी पीने के लिए अवेलेबल है अकॉर्डिंग SDGs इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर वो मौजूद है तो बंदा खुशहाल है। सैनिटेशन सर्विसेज मौजूद हैं तो बंदा खुशहाल है। एजुकेशन की फैसिलिटीज़ के ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स टू जो है ना खुशहाली। अगर ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होगा, एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो कम होगा तो इससे लीड्स टू पॉवर्टी। तो हमें मतलब है एज ए जो है ना नेशन इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को हम बेहतर नहीं करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, सैनिटेशन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेंगे, एजुकेशन सर्विसेज को हम बेहतर नहीं करेंगे, तो ये डेफिनेटली हम पॉवर्टी की तरफ जाएंगे। तो ये जब ये डायमेंशन जो पॉवर्टी की डायमेंशन है ये इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली लोगों का जो वैसे एक आम बंदा यही सोचता है रुपए पैसे की जो है अगर किल्लत नहीं होगी, कमी नहीं होगी, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी तो हम बिल्कुल बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या, लेकिन जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की, गुर्बत की बात करते हैं तो यहाँ ये हेल्थ सेक्टर भी है, एजुकेशन भी है, डिफरेंट सेक्टर शामिल हो जाते हैं। तो इन सब की कितनी अहमियत है, क्योंकि हम तो सिर्फ पैसे रुपए पैसे को देख रहे होते हैं ना, जो जाहिरी चीज नजर आ रही है तो हमें यही नजर आ रहा है कि ये चीजें हमें मिल जाए, हर बंदे को रोजगार मिल जाए तो शायद जो है गुर्बत खत्म हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहता हूँ कि ये जितने भी अभी डायमेंशन हमने और इंडिकेटर्स डिस्कस किए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। ठीक है, ठीक है, ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये जितने बेहतर होंगे उतने ज्यादा हमारा जो है ना वो नहीं, आपके पास रुपया पैसा है लेकिन आपके पास बीमारी है और सारा पैसा आपका स्पेंड वही हो रहा है तो ऐसे रुपये पैसे का आपको कोई फायदा नहीं वाला और कोई खुशहाली नहीं होने वाली। एग्जैक्टली, तो वो आपकी हेल्थ इंडिकेटर को एड्रेस करेगा। और फिर हेल्थ इंडिकेटर में आप देखिए ना, अगर साफ पानी नहीं है, फिर आप हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, आप डिफरेंट जो है पेट के मर्ज आपको हो रहे हैं, तो फिर भी आपका जो रुपया पैसा है वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, तुम अगर ये एक जो ये मेजर इंडिकेटर है जो हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल ये अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि ये लोगों की मतलब पॉवर्टी रेट को उनको निकालने में। ठीक है, ठीक है। तो हम इस पे रीजन पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल हैं। तो लास्ट देखने वालों को क्या कहेंगे मोहम्मद अरशद साहब? जी, मैं मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि ये जो कौमी खुशहाली सर्वे हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे फिर आगे डायरेक्शन जो है ना मुतय्यन होनी है। हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हमने इसके हवाले से बात कर रहे थे अभी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के हवाले से है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो ये डाटा अगर ये लोग 100% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये इनके लिए ही बेहतरी होगी। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और नैन्सी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे जनाब, कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच आयशा, आप लोगों का, रूही का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मोहब्बतें देते हैं, और जनूबी पंजाब का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मोहब्बतें देते हैं मुझे, और आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया ताकि वैसे तो हम लोग जो लोग नहीं मुझसे मिल सकते वो इस तरह रूही के तवस्सुस से मिल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो नैन्सी जो है वैसे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और इन्होंने जो है यूट्यूब चैनल भी बनाया था। बिल्कुल, यूट्यूब चैनल पे भी मैं एग्जैक्टली तो मेरे जो जितने भी दोस्त हैं वो मुझे सर्च कर सकते हैं नैन्सी एंजेलिना के नाम से। आप लोग मुझे यूट्यूब पे कहीं भी नैन्सी एंजेलिना के नाम से आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, और मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, और किस तरह का म्यूजिक आगे आप लोगों के लिए करना चाहिए। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे लिए जो है नैन्सी एक बहुत प्यारा सा गीत गाएंगे, धमाल। मेरे ख्याल से हम लोग वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो धमाल अगर नहीं हो तो मजा नहीं आता। ठीक, तो ये लास्ट हर जगह यही कुछ होता है, वाइंड अप हो रहा होता है तो धमाल ही होते हैं। तो जी बिल्कुल, धमाल हम लोग करेंगे।